ईरान 1979 में इस्लामिक क्रांति देने वाला देश क्या आज इस्लाम छोड़ रहा है। एक बड़े ईरानी अधिकारी के अनुसार देश में मस्जिदें बवंडर की तरह बंद हो रही हैं। ईरान में यह बवंडर महीनों चले आंदोलन के पश्चात आ रहा है जो हिजाब के ऊपर था। This couple in Tehran was sentenced to 10 years in jail for dancing. हिजाब एक ऐसा मुद्दा जो भारत में भी बहुत उछाला जाता है। ईरान की महिलाओं ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया, वहीं भारत की कुछ लड़कियां इसके समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी। पर क्या एक हिजाब ईरान जैसे देश में मस्जिदों पर ताला लगवा सकता है या पर्दे के पीछे कुछ और है? I don't think I've ever covered a more difficult story in my 20 years as a journalist. Knocking off the turbans of the mullahs has become a new campaign in Iran. इसका एक कारण ईरान के बीते हुए कल में है, एक कारण 20वीं सदी के आरंभ से निकलता है और एक कारण 1979 से। ऐसा इतिहास जिसमें हुई घटनाएं आज ईरान के रिलीजियस स्थानों को वीरान बना रही हैं। In 1975 at Tehran University, 44% of all graduates in medicine were women. क्या है वो कारण जो ईरान में इस्लाम के पतन का कारक बन रहे हैं? क्या ईरान एकमात्र ऐसा देश है या कतार लंबी है? क्या भारत में ईरान वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है? और कैसे एक हिजाब की चिंगारी आज एक संपूर्ण रिलीजन को खा रही है? देखेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मनुष्य एक देश के साथ एक संस्कृति में जन्म लेता है और संस्कृति अधिकांशतः धर्म या रिलीजन पर आधारित होती है। क्या ईरान में लोग अपने रिलीजन के साथ अपनी संस्कृति भी छोड़ रहे हैं? जून 2023 को मोहम्मद अबुल हसेम दौलबी नाम के एक ईरानी इस्लामिक क्लरिक का बयान आया कि ईरान में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 बंद हो चुकी हैं क्योंकि उनमें लोग ही नहीं जा रहे हैं। इस व्यक्ति के दिए गए वक्तव्य को गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये ईरान की सरकार और ईरान के धर्म गुरुओं के मध्य सेतु का काम करता है। ईरान के शासक को चुनने में भी इसका हाथ होता है। ईरान की सरकार का रिलीजियस एडवाइजर है ये, और इसका वक्तव्य ईरान की सरकार का वक्तव्य जैसा है। परंतु क्यों नहीं जा रहे हैं लोग मस्जिद? तो इसी इस्लामिक क्लरिक के अनुसार एक मनुष्य किसी रिलीजन के आउटपुट को देखकर निर्णय करता है कि उस रिलीजन को अपनाना है या छोड़ना है, और इस आउटपुट में रिलीजन के नाम पर लोगों का अपमान, रिलीजियस लेखन और पुस्तकों की झूठी व्याख्या, रिलीजन के नाम पर लोगों को एक अच्छे जीवन से वंचित करना और निर्धनता को जन्म देने जैसी वस्तुएं आती हैं। मोहम्मद अबुल गशाम दौलबी के अनुसार ये सारी चीजें झेल रहे ईरान के लोग व्यथित हैं क्योंकि वहां के तानाशाह शासक रिलीजन का प्रयोग करके इन सारी चीजों को न्यायपूर्ण बताते हैं। और ये व्यथा ईरान में कई महीनों तक चले हिंसक आंदोलन में दिखी थी जो आरंभ हुआ था सितंबर 2022 में, जब ईरान की रिलीजियस पुलिस ने 22 वर्ष की माशा अमीनी को हिजाब ढंग से ना उड़ने पर मार डाला। So she was taken to a police station for what the authorities called so-called re-education of why the hijab is mandatory in Iran. Usually these re-education classes last about 1 hour, but that was not the case for Mahsa. अगर संक्षेप में इस पूरे प्रकरण की व्याख्या करें तो एक लड़की की हिजाब को थोड़ा ढीले बांधने जैसे अपराध के कारण रिलीजियस पुलिस द्वारा हत्या करने की घटना, इस घटना पर हिंसक आंदोलन और लोगों का रिलीजन से दूर होना 50,000 मस्जिदें बंद करवा चुका है। क्या एक हिजाब इतना सब कर सकता है? तो इस पूरे घटनाक्रम की तीव्रता समझने के लिए ईरान के लोगों द्वारा झेले गए इतिहास को देखना होगा। तो जो 1979 तक ईरान के शाह ईरान पर राज्य करते थे। 1979 में मोहम्मद रजा पहलवी शाह था जिसका तख्ता पलट करके अयतुल्ला नाम के एक इस्लामिक क्लरिक ने सत्ता हथिया ली। ऐसा क्यों हुआ ये अब आगे बात करेंगे, परंतु अयतुल्ला ने 1979 में सत्ता में आते ही आदेश दिया कि हर महिला को हिजाब पहनना अनिवार्य है, चाहे वो ईरानी है या बाहरी, और इसके विरुद्ध हजारों महिलाएं आंदोलन में उतरी। परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि नई इस्लामिक संस्थाएं 1980 में अनिवार्य हिजाब और इस्लामिक वेशभूषा को लोगों में इंपोज कर रही थी। 1983 में ईरानी संसद में निर्णय लिया गया कि जो महिला सार्वजनिक स्थान पर अपने बाल नहीं ढकेगी उसे 74 कोड़े मारे जाएंगे। क्या प्रभाव हुआ इसका? स्क्रीन पर दिख रही ये वेशभूषा 1977 में ईरानी महिला की सामान्य वेशभूषा थी। तख्ता पलट के पश्चात
ये हो गई जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप स्वयं स्थिति और परिवर्तन का अनुमान लगाइए। 1995 में कानून में परिवर्तन किया गया। अब हिजाब ना ओढ़ने वाली महिला को 60 दिन की जेल भी हो सकती थी। बाकी समुद्री बीच पर महिला का स्विम सूट पहनकर नहा लेना बवाल पैदा कर सकता था। महिलाओं को फुटबॉल मैच में एंट्री कभी प्रतिबंधित नहीं की गई थी आधिकारिक रूप से ईरान द्वारा, परंतु ये कार्य बाहर खड़े गार्ड से करवाया जाता था। यदि कोई फिर भी प्रयास करे तो उसे बंदी बना लिया जाता था। ये केवल हिजाब से संबंधित कारक मैंने आपको बताए हैं। जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करने वाली अनेक चीजें शरीयत के अनुसार क्रियान्वित की जाती हैं, जो 2022 में विप्लव बनकर फूटता है। परंतु यह आंदोलन एक रात में या एक घटना से नहीं फूटा। 2007 में एक मेडिकल की छात्रा हिजाब अध्यादेश का सही अनुसरण ना करने पर पुलिस कैद में मर जाती है। 2008 में तेहरान विश्वविद्यालय में हिजाब को लेकर झड़पें होने लगती हैं। 2018 में लड़कियों को हिजाब ढंग से ना पहनने पर सार्वजनिक रूप से पीटा जाता है। 2019 में एक अल्प आयु बालिका को हिजाब बिना पहने वाटर पार्क में पानी से खेलने पर बंदी बना लिया जाता है। 2021 में कई महिलाओं को यह मोरालिटी पुलिस जानवर पकड़ने वाले स्नेयर पोल से अरेस्ट करती है। 2022 में ईरान की पूर्व बॉक्सिंग प्लेयर को मार दिया जाता है, कारण हिजाब ही था। 2022 में एक अन्य घटना में भी एक महिला अरेस्ट होती है और तब जाकर 2022 सितंबर में माशा अमीनी की घटना होती है, जिसके पश्चात ईरान में हिंसक आंदोलन जन्म लेता है। अचानक कुछ नहीं होता, हर घटना के पीछे इतिहास होता है। ईरान के व्यथित लोग व्यथा देने वाले कारण को ही छोड़ रहे हैं। मस्जिदें बंद हो रही हैं, परंतु क्या ईरान के लोगों के समक्ष एक स्वाधीन जीवन का कोई उदाहरण है? वो आगे देखते हैं। आत्मसम्मान के लिए मृत्यु को चुनने वाले आंदोलन दिन या महीनों में जन्म नहीं लेते। इनमें वर्षों की व्यथा होती है और इतिहास की यादें। ईरानियों के समक्ष ऐसी कौन सी यादें थी? 1926 तक ईरान हिजाब के साथ जी रहा था। जीवन दुष्कर था, जो पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस में दिखता है। 1926 में रजा शाह ने हिजाब छोड़ने वाली महिलाओं के लिए पुलिस का संरक्षण घोषित किया, परंतु और बड़ा कदम 1936 में लिया गया। 7 जनवरी 1936 रजा शाह निर्णय लेते हैं कि कोई भी महिला स्कूल टीचर, सरकार के मंत्रिमंडल या अधिकारी की पत्नी, मिलिट्री के अफसर और सरकारी अफसर कोई भी हिजाब नहीं पहनेगा। इन महिलाओं को यूरोपियन वेशभूषा के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो बाकी पर्शियन महिलाओं के लिए उदाहरण बन सकें। शाह ने अपनी पत्नी और बेटी की वेशभूषा तक बदलने के लिए जोर दिया था। Crown Prince Mohammed Reza is married to Princess Fauzi of Egypt, a liaison which will be unsuccessful. उच्च पद पर बैठे पुरुष अफसरों को पद से निष्कासित कर दिया गया यदि उनकी पत्नी हिजाब या बुर्के में दिखती। चादर पहने या बुर्के में जो महिलाएं दिखती उनके घर पर धावा बोला जाता और उच्च शिक्षा में अधिकार तक हिजाब या बुर्का छोड़ने पर ही मिलता था। यह सुनने में अतिवाद लगता है और बल प्रयोग है भी, परंतु इसने ईरानी महिलाओं का जीवन परिवर्तित कर दिया। Heavily veiled with the Qadr, excluded from participation in public life under rigid Orthodox Muslim rule, women and girls under Reza Shah are virtually liberated from their confinement to the house, against bitter resistance from large segments of the clergy. Girls studying modern household methods, new and healthier nutrition. Hundreds of new schools are built. For the first time, compulsory government-sponsored primary education. इन्हीं रिफॉर्म्स को रजा शाह के बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने और आगे बढ़ाया, जो 1941 में गद्दी पर बैठा अपने पिता की मृत्यु के बाद, और उसने पब्लिक में हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया। आप पुराने वीडियोस में पहलवी गवर्नमेंट के अंडर ईरानी संसद तक में महिलाओं को देख सकते हैं। Yet the program is carried through. Women not only vote, but are elected as members of parliament as well as of the Senate. यह यात्रा 1979 तक चली, जब ईरान को इस्लामिक क्रांति ने घेरा और यहीं हिजाब और बुर्के के उदय के साथ महिलाओं की स्वाधीनता भी समाप्त हो गई। Discontent grew until in 1978 anti-Shah demonstration spread across the mostly Shia country. 1978 तक मौलिक स्वाधीनता प्राप्त करने वाले लोग आज भी जीवित हैं। वर्तमान ईरानी युवाओं के मस्तिष्क में पुरखों की कहानियां आज भी जीवित हैं और मुस्कान बिखेरते ये स्वाधीन चित्र आज भी जीवित हैं। कैसे ये उदाहरण प्रदर्शन में और प्रदर्शन 50,000 मस्जिदों पर ताले में परिवर्तित हुए, वो आगे देखते हैं।
जब लोगों के पास तुलना करने के लिए अपने ही बाप दादाओं के जीवन चित्र हों तो उन्हें निर्णय लेने में सरलता होती है, पर रिलीजन छोड़ना और ऐसे छोड़ना कि देश के 2/3 मस्जिदें ही बंद हो जाएं, यह सरल नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के आत्मसम्मान को तोड़े बिना नहीं हो सकता। पिछले 40 वर्षों में लोगों का आत्मसम्मान कैसे तोड़ा गया, माशा अमीनी से पहले और पश्चात की कुछ घटनाएं देखते हैं। 16 सितंबर 2022 को 22 वर्ष की माशा अमीनी को पुलिस द्वारा बंदी बना लिया जाता है हिजाब ढंग से ना पहनने के कारण, जहां उसकी मृत्यु होती है। इसके उत्तर में लाखों महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं। 700 लोग 60 महिलाओं समेत इसमें अरेस्ट होते हैं। एक घटना से आत्मसम्मान पर इतनी चोट नहीं हो सकती। माशा अमीनी से पहले की घटनाएं ईयर वाइज देखते हैं। अप्रैल 2010 में ईरान की महिला फुटबॉल टीम को फीफा प्रतिबंधित कर देती है हिजाब के कारण। इसके पश्चात अगस्त 2011 में एक ईरानी अभिनेता को 90 करोड़ का दंड दिया जाता है एक प्रतिबंधित फिल्म में काम करने के लिए। जनवरी 2015 में ईरान की प्रजा एक नए कानून का विरोध करती है, जिसके अनुसार ईरान की शरिया पुलिस को हिजाब एनफोर्स करने के लिए अधिक अधिकार दिए जा रहे थे। मई 2016 में कुछ मॉडल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है हिजाब के ही कारण। इसके पश्चात अगस्त 2016 में ईरान में अनिवार्य हिजाब के विरुद्ध प्रोटेस्ट में कुछ पुरुष ही हिजाब पहनने लगते हैं। अक्टूबर 2016 में एक बड़ी शतरंज खिलाड़ी ईरान के दौरे का विरोध कर देती है, क्योंकि वहां उसे भी हिजाब पहनना पड़ता। जुलाई 2017 में एक लड़की एक टैक्सी में अपना हिजाब उतार देती है और ड्राइवर उसे धमका देता है। घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है और लोग टैक्सी कंपनी को ही बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिसंबर 2017 में एक 10 वर्ष की जिम्नास्ट लड़की घेरे में आ जाती है, क्योंकि उसने मलेशिया के दौरे में हिजाब नहीं पहना था। उसे दंड मिलता है। 2018 में एक लड़की हिजाब उतार देती है साहस करके, उसे 2 वर्ष का कारावास होता है। जनवरी 2019 में हिजाब के विरुद्ध आंदोलन करने वाले लोग सरकार के समक्ष झुकने से मना कर देते हैं। मार्च 2019 में आंदोलनकारियों का केस लड़ने वाला एक वकील, उसको ही प्रशासन जेल में डाल देता है। और जुलाई 2019 में फिर कुछ ईरानी महिलाएं सार्वजनिक रूप से अपना हिजाब उतार देती हैं। अक्टूबर 2019 में ईरान की एक इंस्टाग्राम स्टार को बंदी बना लिया जाता है, सार्वजनिक रूप से परेड करवाई जाती है हिजाब के ही कारण और जेल भेज दिया जाता है। इसके पश्चात अगस्त 2021 में एक टैक्सी ड्राइवर 2 महिलाओं को कुचल देता है, क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। जून 2022 में ईरान में कुछ नेचर टूरिस्ट जंगल में जाकर डांस करते हैं, मस्ती करते हैं बिना हिजाब के, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इन सब घटनाओं के पश्चात ईरान में जुलाई 2022 में हिजाब के मुद्दे पर एक प्रोटेस्ट होता है और अगस्त 2022 में ईरान महिलाओं का एडवर्टीजमेंट में आना प्रतिबंधित कर देता है और कपड़ों के नाम पर टीवी में काम करने वाली या अन्य महिलाओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। 5 सितंबर तक 300 प्रोटेस्टर्स बंदी बना लिए जाते हैं। इसके पश्चात कहीं जाकर 16 सितंबर 2022 को माशा अमीनी की घटना होती है और उसके बाद ये आंदोलन आसमान छू लेता है। आंदोलनकारी खुलेआम महिलाओं को बिना हिजाब के घूमने को कहते हैं। प्रशासन सार्वजनिक रूप से हजारों आंदोलनकारियों का दमन करता है। 21 सितंबर तक ये आंदोलन ईरानी विश्वविद्यालयों तक पहुंच चुका था। 22 सितंबर तक इस आंदोलन में 31 मृत्यु हो चुकी थी और 23 सितंबर को इतना सब होने के पश्चात भी ईरान के सर्वोच्च नेता एक महिला पत्रकार को साक्षात्कार देने से मना कर देते हैं, क्योंकि महिला बिना हिजाब के थी। इन घटनाओं के पश्चात ऑस्कर जीतने वाले अभिनेता भी इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं। यह आंदोलन अहिंसात्मक नहीं था। 5 ईरानी संसद सदस्य तक आंदोलनकारियों द्वारा मार दिए गए थे। इसका प्रभाव सीरिया तक दिखा था, जहां महिलाओं ने अपने हिजाब जलाए थे। अनेकों ईरानी महिलाओं ने प्रतिशोध में अपने बाल काटने आरंभ कर दिए थे। ये प्रतिशोध केवल ईरान में नहीं लिया गया, विश्व के अनेक देशों में महिलाओं ने अपने बाल काटे। ये सब घटनाएं आत्मसम्मान पर चोट दिखाती हैं। लोगों ने हिजाब छोड़ने को कहा, सरकार ने इस्लामिक लॉ के अनुसार हिजाब लागू कर दिया। लोगों का हिजाब तो नहीं छूटा, इस्लाम को ही छोड़ने लगे हैं लोग। परंतु क्या ईरान ऐसा एकमात्र इस्लामिक देश है? वो आगे देखते हैं। आज ईरान में हिजाब प्रदर्शनकारियों को कुचला जा रहा है और प्रदर्शनकारी रिलीजन छोड़ रहे हैं, परंतु एक समय बड़े बड़े इस्लामिक देश हिजाब को ठुकरा रहे थे। 1920 से 1930 के दशक में इजिप्ट, लेबनान, टूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, टर्की और ईरान को हिजाब से मुक्ति मिल गई थी। But unlike other channels, the female presenters will all be wearing the niqab, the traditional Muslim face covering. इन एक्शंस का कारण कुछ एक्टिविस्ट थे। द लिबरेशन ऑफ विमेन जैसी पुस्तकें इजिप्ट में लिखी गई और 1923 में 100% बुरखे से 1958 में मीडिया ने लिखा कि बुरखा और हिजाब इजिप्ट में अननोन है। المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد
وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. अफगानिस्तान जैसे देश में शाह अमानुल्लाह खान ने 1928 में अपनी पत्नी और अफगान महिलाओं को हिजाब उतारने की अनुमति दी और जो पति अपनी पत्नी को ऐसा ना करने दे उसे गोली मारने के आदेश दिए। टर्की ने 1934 में हिजाब के बिना घूमने की अनुमति दी और 1980 के दशक में हिजाब को टर्किश संसद से प्रतिबंधित कर दिया गया। For the first time in decades, Turkish women are allowed to wear Islamic headscarves in the civil service. While many praise the lifting of the controversial ban, एक फिलिस्तीनी, लेबनीज और सीरियन महिला के बयान के अनुसार उसकी मां जो प्रोफेसर थी उसने 1920 में बैरूत में सबसे पहले हिजाब उतारा था। उसे धमकियां आई थी और फिर कुछ समय में यह एक नॉर्मल बन गया था। 1981 से ट्यूनीशिया में हिजाब प्रतिबंधित है। मलेशिया में पब्लिक सर्वेंट्स को हिजाब, बुर्का या निकाब प्रतिबंधित है और ऐसे कई इस्लामिक देश हैं। मलेशिया की ही 1994 की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के अनुसार हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। ईरान हिजाब को छोड़ना चाहता है तो आज भारत क्यों हिजाब के लिए आंदोलन कर रहा है, वो आगे देखते हैं। इन सब घटनाओं से भारत को क्या सीखना चाहिए? 2022 में जब ईरान हिजाब के विरुद्ध लड़ रहा था तो उस समय भारत में हिजाब के लिए कुछ लड़कियां लड़ रही थी। इन लड़कियों के अनुसार ये स्कूल बुर्का पहनकर कुछ ऐसी अवस्था में जाना चाहती थी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत की कोर्ट में जब ये प्रकरण सुना गया तो कोर्ट में इन लड़कियों की बात को नहीं माना गया। बाद में पता चला कि लड़कियां प्रतिबंधित संस्था पीएफआई की छात्र विंग सीएफआई से थी। पीएफआई का एक लक्ष्य मुस्लिम महिलाओं को हिजाब बुर्के में लाने का था और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का था। भारतीय मुस्लिम समाज को ईरान से सीखना चाहिए। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ही स्वाधीन सोच रखता है। यदि उस पर किसी चीज़ को फोर्स करोगे तो वो मनुष्य क्रांति करेगा। ईरानियों पर शरिया लादा गया, हिजाब से मुक्ति नहीं मिली तो वो रिलीजन से मुक्ति ले रहे हैं। भारतीय मुस्लिम समाज में भी कुछ शरीयत के पक्षधर हैं। इसका क्या परिणाम होगा, कितना विध्वंसकारी होगा, आप स्वयं सोचिए बिना पूर्वाग्रह के। कैसा लगा ये प्रकरण हमें बताएं, शेयर अवश्य करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए ना छोड़ें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दूसरा दिख रहा वीडियो तूफानी लगेगा, अवश्य देखें उसे। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं द रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण।